नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारा वो है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब है कि काम करवाना। अब काम करवाना इन द सेंस वो किसकी बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, जहाँ पे हम एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोगों से सारे काम को सही तरीके से कराते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें गोल अचीव करने के लिए हम लोगों को और रिसोर्सेज को सही तरीके से कंबाइन करके यूज़ करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, एक प्लान क्रिएट करो, उसे ऑर्गेनाइज करो, उसके लिए स्टाफ लाओ, डायरेक्ट करो और कंट्रोल करो, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैनेजमेंट हर जगह होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजनेस, होम, गवर्नमेंट, सारी जगह होता है। मैनेजमेंट की अगर एक और बात करें तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इन सभी रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज हम इसमें यूज़ करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से, जिसके वजह से जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमारे लिए इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट होता है, अचीव होता है, यानी कि राइट वर्क राइट वे राइट टाइम में। फिर कुछ की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं मैनेजमेंट में। जैसे सबसे पहला है कि मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप गोल्स की बात करता है, यानी कि सब लोग मिलकर उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने सेट किया है। दूसरा, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि काम के इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना, यानी कि कम कॉस्ट में कम समय में बेस्ट आउटपुट लाना। ठीक है, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी का मतलब कि अगर मार्केट या टेक यानी किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के अनुसार मैनेजमेंट अपने आप को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग पीपल, कैसे, ट्रेनिंग देके, मोटिवेशन देके और ग्रोथ करके उनका। फिफ्थ क्या है, बैलेंस ऑब्जेक्टिव, कैसे, एम्प्लॉय को, कस्टमर को और प्रॉफिट को और सोसाइटी को, इन चार लोगों को बैलेंस करके वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करके चलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स। जैसे सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गोल अचीव नहीं करना चाहते तो आप मैनेजमेंट क्यों करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है वो फिक्स होता है, और इसी फिक्स टारगेट के लिए जो है वो हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर मैनेजमेंट कहता है कि परवेजिव है हम, यानी कि हर फील्ड में तुमको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो तुम्हारा डेली रूटीन हो, चाहे वो तुम्हारा डेली लाइफ हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम्हें हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज़ परवेजिव। फिर मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोस्पेक्ट या कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसका मतलब कि हम यहाँ वर्क का भी मैनेजमेंट करते हैं, पीपल का भी मैनेजमेंट करते हैं और ऑपरेशन का भी मैनेजमेंट करते हैं। इसका मतलब कि वर्क को, किस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है, किस पोजीशन पे काम करना है, और दूसरा ऑपरेशन में प्रोसेस और रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब ये डेली साइकिल चलता रहता है, ये कभी ना रुकने वाला, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब कि ये हर साल चलता रहेगा, हर फील्ड में चलता रहेगा, हर डिपार्टमेंट में चलता रहेगा, जब तक हमारा गोल अकम्प्लिश ना हो जाए। और गोल अकम्प्लिश होने के बाद भी एक नया गोल क्रिएट होगा जिसके लिए हम फिर से मैनेजमेंट करेंगे। फिर ग्रुप एक्टिविटी टीम के साथ ही पॉसिबल है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो मैनेजमेंट भी अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, हम देख नहीं सकते, सिर्फ रिजल्ट की फेज में हम रिजल्ट के जरिए उसको दिखता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग फोर्स का मतलब है कि सारे रिसोर्सेज को एक डायरेक्शन में बढ़ाना जिससे कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस की। देखो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, सही तरीके से काम करना। ठीक है, गोल अचीव हो गया, जैसे एग्जांपल टारगेट हमने 100 यूनिट्स का दिया था, बन गए 100, तो इफेक्टिव है हमारे लिए, यानी जो भी हमने टारगेट सेट किया था वो हम आराम से अकम्प्लिश कर लिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमने 100 यूनिट का टारगेट सेट किया था बट हम सिर्फ 80 यूनिट ही टारगेट अकम्प्लिश कर पाए, तो उस कंडीशन में हमारा इफेक्टिवनेस नहीं रहा। दूसरा, एफिशिएंसी कहता है राइट वे, सही तरीके से काम करना, यानी मिनिमम रिसोर्स के साथ हम मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, 100 यूनिट बनाया हमने बट वेस्टेज कुछ भी नहीं हुआ हमारा, जिससे कि हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक इफ़िशिएंट प्रोसेस के साथ चल रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं फिर क्या है हमारा मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमारा टाइम, मनी, मैन पावर लगता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स को जोड़ते हैं,
किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में चेंज जो आते हैं उनको हैंडल्स करने के लिए हमारे लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मैनेजमेंट में एक सिस्टम और डिसिप्लिन बना रहे। सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम ग्रेट आउटपुट के साथ एक क्वालिटी प्रोडक्ट और जॉब्स और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस, जिसमें साइंस के बारे में वो क्या बोलता है कि साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पे, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे हम साइंस को डिफाइन करते हैं। मैनेजमेंट में कैसे है ये? मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल होते हैं जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग के बेसिस पे जो हम बनाते हैं, बट वो क्या होता है, वो भी चीज़ें यहाँ पे फॉलो होती हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट गारंटेड नहीं होता, बट साइंस में एग्जैक्ट रिजल्ट गारंटेड होता है। जैसे अगर हम बोलें कि हमने मेटल को ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, मेटल को ऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो ये एक रिजिड प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है साइंस में। बट अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, तो हम गारंटी नहीं देते हैं कि जो गोल हमने अचीव किया है वो हम इफ़िशियंसी के साथ सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी प्रिंसिपल को हम सही तरीके से उस कंडीशन में फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जहाँ पे वो आर्ट के बारे में ये बात बोलता है कि आर्ट जो है वो पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के हिसाब से बना होता है। मैनेजर का स्टाइल भी कुछ इस तरीके से होता है कि वो कम्युनिकेट करता है, एक लीडरशिप मैटर करता है वहाँ पे, जहाँ पे वो अपने क्रिएटिविटी, अपने प्रैक्टिस और अपने पर्सनल स्किल्स को दिखाता है। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जहाँ पे एक मैनेजर उस चीज़ों को जो आर्ट में पाई जाती है उन चीज़ों को फॉलो करके मैनेजमेंट में वर्क करता है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? देखो, स्पेशलाइज नॉलेज, ट्रेनिंग डिग्री, इथिकल कोड और एसोसिएशन। देखो, ये सभी चीज़ तो पाई जाती हैं, बट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का कोई भी एसोसिएशन नहीं होता जो डायरेक्टली तुमको मैनेजर बना दे। दैट इज़ वाई कि एक स्ट्रिक्ट लाइसेंस पाई जाती है, कंपल्सरी मेंबरशिप नहीं मिलती है यहाँ पे। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक इमर्जिंग प्रोफेशन है, नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। समझे बात को? यानी कि स्पेशलाइज नॉलेज के साथ हम काम करेंगे, कुछ ट्रेनिंग एंड डिग्री मिल जाएगा, एथिकल कोड को फॉलो करेंगे, बट डिग्री कौन देगा कि आज से हम वो बन गए, मैनेजर बन गए? तो इसका कोई भी अब तक एसोसिएशन नहीं बना, इसलिए एक इमर्जिंग प्रोफेशन में भी ये फ्यूचर में हो जाए। फिर बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जहाँ पे हमको 3 लेवल दिखाई देते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में सीईओ, डायरेक्टर्स जिनका काम होता है पॉलिसी विजन डिफाइन करना, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। मिडिल लेवल मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड्स जिनका काम होता है प्लान को इम्प्लीमेंट करना और कोऑर्डिनेट करना। लोअर लेवल सुपरविजर और फोरमैन जिनका काम होता है कि डे टू डे वर्क पे और वर्क हैंडल्स ये सारी चीज़ों को पूरा करना। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमको कुछ इस तरीके से दिखता है, POST, पोस्ट सी। इसका मतलब क्या होता है? पहला, प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को अरेंज करो, स्ट्रक्चर क्रिएट करो। स्टाफिंग, सही आदमी लाओ, सही जॉब दो उसको। डायरेक्टिंग, गाइड करो उनको, मोटिवेट करो और लीड करो ताकि काम को सही तरीके से किया जाए। कंट्रोलिंग में चेक करो, कंपेयर करो और करेक्ट करो। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ डेविएशन हुई है तो उनको करेक्ट करो। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। फिर बात करते हैं रिवीजन की लास्ट। मैनेजमेंट का मतलब क्या आता है कि गोल अचीव करना थ्रू अदर्स। नेचर क्या है? गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूअस है, डायनामिक है, कोऑर्डिनेटिंग है, इंटेंजिबल है। बेस्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं? जहाँ पे इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों दिखे हमको। साइंस, आर्ट और इमर्जिंग प्रोफेशन मैनेजमेंट का नेचर होता है। लेवल में टॉप, मिडिल और 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। फंक्शन में POSD यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगे, क्रक्स लगे, आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इन चीज़ों में तो आप ज़रूर कमेंट में इन चीज़ों को बताइएगा। ठीक है, 1 जनवरी है, ये फर्स्ट क्लास है मेरा 2026 का, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहें और इन चीज़ों को मैं आगे ले जाऊँ जिससे कि आपका जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट है वो एक क्रक्स फॉर्म में सबका सब कंप्लीट हो सके। थैंक यू। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग को समझते हैं। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि एक मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है उसको वो कौन से गाइडलाइन फॉलो करने होते हैं वो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। एक बात और याद रखने वाला है
कि ये कभी रिजिड नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि साइंस में जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड इन नेचर होते हैं, बट मैनेजमेंट में प्रिंसिपल कभी भी रिजिड नहीं होता है। ठीक है, ये मैनेजर्स को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से सोचने देता है, सोचने की क्षमता देता है, और उस पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। रियल लाइफ सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्लाई होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस का मतलब कि जिस तरह का तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा उस तरह के प्रिंसिपल को हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये लागू होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लागू होता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। दूसरा जनरल गाइडलाइन, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, मतलब ये 100% गारंटी नहीं देता कि आपके रिजल्ट को इस प्रिंसिपल के थ्रू अकम्प्लिश कर लेंगे, बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप उस रिजल्ट तक पहुंच जाएं। फिर ये जो एक स्टेटमेंट है, एक जनरल गाइडलाइन है, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, मतलब कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्रैक्टिस किया, उस पर जो हमारा आउटकम निकल के आया उसके बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट को तैयार किया। ठीक है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से बने। फ्लेक्सिबल क्या बोलता है? फ्लेक्सिबल का मतलब है जिस तरह का सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होगा, और इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा डायनेमिक इन नेचर होता है, तो जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होगा उस तरह का हम वहाँ पे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। फिर दूसरा मेनली बिहेवियरल, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है और गाइड करता है। मतलब देखो, पूरा मैनेजर जो भी पूरा मैनेजमेंट है वो मैनेजर बेस्ड है, तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ये जो गाइडलाइन है जनरली हमारे मैनेजर्स के ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल और गाइड करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर प्रिंसिपल फॉलो किया है तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल और जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा दो मोटिव होता है कि काम को हम इफेक्टिवली और इफिशियंसी के साथ ख़त्म करें, तो वहाँ पे जितने भी मैक्सिमम रिसोर्स होते हैं उसका वेस्टेज कम करना होता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो। ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब वेस्टेज जो है वो कम होगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है? साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, गेस वर्क कम करता है। मतलब देखो, अभी तक हम पढ़ें कि ये पूरा साइंटिफिक अप्रोच पे बेस होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो गेस वर्क काम नहीं करेगा ना, क्योंकि हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके जो आउटकम निकल के आया उससे बनाया हमने, तो गेस वर्क कम करते हैं हम, ये लॉजिक ज़्यादा लगाते हैं। फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ मीटअप करने के लिए, मतलब चेंज इन्वायरमेंट के वजह से जो भी हर्डल्स पैदा होते हैं बीच में, उसको सही करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए ये भी मैनेजमेंट काम आते हैं। मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के भी काम आते हैं मैनेजर्स को ट्रेन करने के। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर और सोसाइटी का ध्यान देने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, दो तरह के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है हेनरी फ्यूल और एक होता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्यूल के टोटल 14 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, वो 14 प्रिंसिपल हम देखते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? काम को स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांट दो, जिसके वजह से काम में क्या आएगी? इफिशियंसी आएगी। अब आप खुद सोचो कि मैं जिस काम को 50 साल से कर रहा हूँ, मैं उस काम को बेटर करूँगा या जो काम मुझे नहीं आता वो मैं काम करूँगा? तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम को बांट दीजिए। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बनाना। ठीक है, यानी अगर आप किसी को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं तो उसके साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी मैच होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बैलेंस होनी चाहिए। फिर थर्ड क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहता है कि रूल्स और अग्रीमेंट का रिस्पेक्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, जिससे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन का माहौल बने। नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि एक एम्प्लॉय होगा, एक बॉस होगा, मतलब कि जितने भी ग्रुप में काम कर रहे हैं लोग, उनका एक बॉस होगा और वो जो कहेगा वही वो मानेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करता है कि सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है वही पर्सन का ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, सेम प्लान पे वो सब काम करे, जिस तरफ उनका मैनेजर और जिन उनका लीडर बढ़ेगा उसी तरफ वो भी बढ़ेंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहता है कि सबसे पहले हमारा कौन सा इंटरेस्ट आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आना चाहिए, यानी कि कोई बंदा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, सबसे पहले वो किसके बारे में सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। ठीक है। फिर रेम्यूनरेशन आता है। रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि फेयर वेजेस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। हाँ सही बात है, जितना जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड। ठीक, ये सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज रखना है वहाँ हम पावर सेंट्रलाइज रखें, और जहाँ पे डिस्पर्स कर देना है पावर को वहाँ डिस्पर्स कर दें। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अथॉरिटी को प्रॉपर बैलेंस करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन में देखो ये डायग्राम याद रखना कि स्केलर चेन में एक क्लियर पूरा पोजिशनल अरेंजमेंट होना चाहिए अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिससे लोगों को पता रहे कि उनको किससे कनेक्ट करना है। और ये बीच में एक जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, ये याद रखना। फिर ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर में वो बोलते हैं कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखिए, राइट रिसोर्सेज को राइट जगह पे रखिए, जिसकी वजह से केओस ना हो। इक्विटी क्या कहता है, जस्टिस और काइंडनेस होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको आप वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा जहाँ पे काम करने वाले को ये पता रहे कि वो कितना काम करेगा। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय के आइडियाज़ देने का चांस दीजिए, उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करिए और ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ाइए। स्क्रिप्ट डिकॉप्स, टीम स्पिरिट को हमेशा आगे रखिए, मतलब एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को नहीं लेके चलेगा, टीम स्पिरिट को लेके चलेगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के बदौलत। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। फोकस क्या था इनका, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मेथड क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका एम क्या था, एम्प्लॉयर को मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, एम्प्लॉय को मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यानी दोनों को मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी देना, ये याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या कहता है कि ओल्ड मेथड हिट एंड ट्रायल था, मतलब कि मैं सिर्फ थंब दिखा देता था और या फिर डिसीजन मेकिंग बिना सोचे बिना लॉजिकली लेता था, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज के वेस्टेज हो जाते थे। टेलर ने बोला साइंटिफिक स्टडी करिए, सबसे पहले इसका अप्रोच निकालिए, लॉजिक लगाइए, बेस्ट मेथड निकालो साइंटिफिक अप्रोच करके। ठीक। फिर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगनेस होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके बीच में। नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो एक ग्रुप की तरह बन के काम करेंगे, सिर्फ वर्कर या सिर्फ ओनर का फ़ायदा नहीं, दोनों का मिलके काम करेंगे। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखो अब जैसे अगर एक घर है तो एक घर का जो पिलर है वो घर की मजबूती उसके पिलर पे होती है, तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहा है वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन भी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इन्होंने कहा था कि किसी भी ईच पर्सन का जो इफ़िशियंसी है उसको मैक्सिमम तक लेके जाएं, तो ट्रेनिंग के जरिए हम उनके मैक्सिमम पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वर्कर्स को साइंटिफिक ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयर के बीच में कॉपरेशन देना। अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, वर्कर्स को साइंटिफिक ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉपरेशन को बढ़ाना। फिर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ टेक्निक दिया था कि जिसको ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए था हमें। ठीक, सबसे पहला क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। इन्होंने कहा था कि एक वर्कर पे 8 स्पेशलिस्ट रहेंगे, 4 प्लानिंग साइड और 4 प्रोडक्शन साइड। स्पेशलाइजेशन बढ़ाता है जिसकी वजह से। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड टूल का यूज़ करेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे, क्वालिटी फिक्स रहेगी, अननेसेसरी वेराइटी रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से सिंप्लीफिकेशन बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, मेथड स्टडी। काम करने का बेस्ट और चीपेस्ट मेथड ढूंढेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम जिसकी वजह से ना हो और रिड्यूस एफर्ट हो हमारा। ठीक। मोशन स्टडी क्या कहता है, वर्कर के मूवमेंट को स्टडी करना और जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट हैं उनको रिमूव करना। टाइम स्टडी क्या कहता है,
कितने स्टैंडर्ड टाइम लगेगा किसी भी काम को करने का, जिसके वजह से फेयर वर्कलोड डिसाइड होता है कि एक आदमी कितने दिन में किसी काम को परफॉर्म करता है और कंप्लीट कर सकता है। फैटिग स्टडी क्या करता है, ओवर वर्क नहीं करना है, थकान होती है जिसकी वजह से रेस्ट इंटरवल प्लान करना है कि कब किसके बीच में रेस्ट होना चाहिए, किसके बाद काम करेगा, तो जिसके वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ज़्यादा आउटपुट देने वाले हायर वेजेस, कम आउटपुट देने वाले लोअर वेजेस, सीधा सिद्धांत वर्कर्स को मोटिवेट करता है। ठीक है, फेयल और टेलर के बीच में अगर हम बात करें तो फेयल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, टेलर जो है वो शॉप फ्लोर वर्कर लेवल पे फोकस करते हैं। ठीक है, अभी तक हमको समझ में आ गया होगा कि ये वर्कर्स पे ज़्यादा इसलिए करते हैं कि वर्कर्स के कोऑपरेशन को और इंडिविजुअलिज्म को रिड्यूस करते हैं। फिर बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे टेलर ने साइंटिफिक अप्रोच दिया, टेक्निक क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, डायरेक्ट मार्क्स में पूछ लेता है कि टेक्निक क्वेश्चन कौन सा, मोशन स्टडी कौन सा, ये केस स्टडी में ज़्यादातर टाइम प्रेशर टाइम स्टडी आ जाता है, मोशन स्टडी आ जाता है और डिफरेंशियल बेस स्टडी, ये ज़्यादातर पूछा गया है केस स्टडी में, और टेक्निक में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और टेलर के साइंटिफिक अप्रोच पूछते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। देखो, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि समझ लो यूँ कि ये एक तुम्हारा बिजनेस है और इसके सराउंडिंग में जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जितने भी जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, बिजनेस इनको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, डायनेमिक और अनसर्टेन होता है। ये इन्वायरमेंट जो होते हैं वो डायनेमिक और अनसर्टेन का मतलब है बहुत तेज़ी से चेंज होना जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। नेक्स्ट, बिजनेस को अडेप्ट और रिस्पॉन्स करना पड़ता है इन सभी चेंजेस के अनुसार। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहला, अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना। देखो, अब तुम्हारे लिए बिजनेस में इन्वायरमेंट पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। सपोज एआई का ज़माना है, तो एआई के ज़माने में जो बिजनेस एआई को कंपैटिबल के साथ अपना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ नए चांसेस, नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं जिससे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से बिजनेस को फ़ायदा होते हैं, जैसे नए चांसेस में मार्केट और टेक्नोलॉजी में समझ आती है। थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कंपटीशन, पॉलिसी में कोई चेंज, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लेना। यूजफुल फॉर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग और रियलिस्टिक होती है, मतलब कि हमें पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसके लिए इस तरीके से तैयार होंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया होता है क्योंकि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। चेंजेस के साथ अडेप्ट करने से ग्रोथ होती है। हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, मार्केट में जो भी रैपिड चेंजेस आ रहा है उससे कोप अप करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल टेक्नोलॉजी, फैशन में जो चेंजेस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में जो चेंजेस, गवर्नमेंट के रूल्स में जो चेंजेस। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, जैसे कि रिसोर्सेज में हमें कैपिटल कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे बिजनेस को हम बांटते हैं उनके डायमेंशन के बेसिस पे, जिसमें हम जनरली इस चैप्टर में डायमेंशन ऑफ बिजनेस में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जिससे कि कंट्री के डायरेक्टली एक तरीके से कह सकते हो कि नेशनल इनकम पे असर पड़ता है, जैसे कि उसके कंट्री के इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम और सेविंग और इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे एग्जांपल जीएसटी आया, लिबरलाइजेशन आया। ठीक, सोशल इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ पे कस्टम, ट्रेडिशन की बात होती है, लोगों के लाइफस्टाइल और चेंजेस की बात होती है, लोगों के एजुकेशन लेवल की बात होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात होती है कि कौन से स्टेट या कौन से कंट्री में किस तरीके के पॉपुलेशन चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल, ऑनलाइन एजुकेशन का डिमांड बढ़ चुका है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग पहले से इन चीज़ों को अडॉप्ट किए समय के साथ वो आज बहुत आगे हैं। फिर नेक्स्ट इन्वायरमेंट देखते हैं जिसमें आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है,
तो न्यू मशीन्स, ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब क्या हैं? ये सब टेक्नोलॉजी। हम पहले कैश बेसिस पे काम करते थे, बट अब जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे डिजिटल पेमेंट पे हो रहे हैं। एग्जांपल एआई हो गया, यूपीआई हो गया, ई कॉमर्स हो गया। नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके कंट्री में क्या स्टेबिलिटी चल रही है, आपके कंट्री के बाहर क्या स्टेबिलिटी चल रही है, आपके दूसरों देशों के साथ क्या स्टेबिलिटी चल रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में फाइट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस जो बाहर के थे वो कोलैप्स हो गए। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है बिजनेसेस को लेके, ट्रेड रिलेशन क्या है। जैसे अगर हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो यूएसए और इंडिया, या फिर यूएसए और चाइना, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल एफडीआई की पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट की। लीगल इन्वायरमेंट में जनरली वो स्टेटमेंट आते हैं जो किसी कोर्ट द्वारा, किसी पार्लियामेंट द्वारा या किसी बिल द्वारा बनता है, जैसे कि लॉ एंड रेगुलेशन, लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 भी आती हैं, आरबीआई एक्ट भी आता है। मतलब एक तरीके एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो किसी बॉडी को गवर्न करता हो, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो ये हमारे 5 तरह के टोटल इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इकोनॉमिक, जिसमें हम नेशनल इनकम को देखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम एंड सेविंग, जीएसटी लिबरलाइजेशन एग्जाम्पल, सोशल में कस्टम ट्रेडिशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑनलाइन एजुकेशन डिमांड एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल में नई मशीन्स, ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट एग्जाम्पल में यूपीआई, ई कॉमर्स, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी, ट्रेड रिलेशन, और लास्ट लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, जहाँ पे हम लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा होता था, तो पब्लिक सेक्टर कितने बिजनेसेस को संभालेगा, उनका भी तो फंड कैपिटल उनको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके वजह से पॉलिसी आया लिबरलाइजेशन की, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को कम करना और रिस्ट्रिक्शन को कम करना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्री बिजनेस इन्वायरमेंट बनाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना हो, लोग खुल के बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को कर पाएँ। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा चांस देना, जिससे इफिशियंसी और कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, और नए नए बिजनेसेस और नए नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं बिजनेस के अंदर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे कि ये हमारा कंट्री है तो इस कंट्री में आना, इधर से जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, फ्री फ्लो करना गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, फॉरेन कंपनी के साथ एंट्री करना, वो ग्लोबलाइजेशन कराना है। याद रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शन को कम करता है, प्राइवेटाइजेशन में अपने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करता है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका देता है, ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ वो इंटीग्रेट करता है एक दूसरे को। ठीक, फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा एलपीजी का बिजनेसेस में? जिससे क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई, कस्टमर की चॉइस बढ़ी, बहुत सारे प्रोडक्ट आए, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाया। इंडियन कंपनीज का ग्लोजर एक्सपोजर होना, जैसे अडानी, अंबानी, सर्वाइवल ऑफ एफिशिएंट फर्म्स ओनली। मार्केट में कंपटीशन होगा और वही फर्म सिर्फ टिकेगी जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारे पूरे मैनेजमेंट के यूनिट पे। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस जो होता है, अगर एक बिजनेस है तो उसके आगे पीछे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, उसके मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, याद रखना, इसलिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसमें केस स्टडी में ज़्यादातर हमको डायमेंशन पूछता है और फीचर्स पूछता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस पूछता है। तो याद रखना कि डायमेंशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, और ये डायमेंशंस के जो टर्म्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग हमको बताता है, डिसाइड करता है एडवांस में कि हमें क्या करना है आगे, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करने वाला है। तो ये कौन डिसाइड करता है? प्लानिंग डिसाइड करता है। ये मैनेजमेंट का फर्स्ट और बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है। प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है। ठीक,
फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक रास्ता, एक पाथवे मिल जाता है जिससे कि हमारा जो गोल है वो हमें पता चल जाता है, गोल क्लियर हो जाता है कि हमको फ्यूचर में करना क्या है। सेकंड, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर रिस्क का अंदाज़ा लग जाता है। देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशन लेके करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक रिस्क का अंदाज़ा लग जाता है कि भविष्य में कोई भी ऐसा एक रिस्क आता है तो उसके लिए हम तैयार होते हैं। थर्ड, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। खुद समझो कि अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं तो तुम इस पे भी जाओगे, तुम इस पे भी जाओगे, लेकिन अगर एक क्लियर रास्ता तुमको रहे तो तुम्हारा जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो कम हो जाता है, जो हमको कौन प्रोवाइड करता है? ये रास्ता प्लानिंग प्रोवाइड करता है। फोर्थ क्या बोल रहा है? प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। हाँ, प्लानिंग जो होता है वो एक क्रिएटिविटी, एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके वजह से एक नए आइडियाज़ का जन्म होता है, नए आइडियाज़ को इनकरेज किया जाता है। फिफ्थ क्या है? फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना इजी हो जाता है क्योंकि हमारे सामने एक पाथवे क्रिएट होता है जिस पे हम आराम से इजीली चल सकते हैं सर्टेन अजम्पशन के बेसिस पे। सिक्स्थ क्या है? स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो हमारा लास्ट फंक्शन होता है जो कि कंट्रोलिंग है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना वो कौन करता है? प्लानिंग करता है। कंट्रोल का बेस प्लानिंग ही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि विदाउट गोल आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना होता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। गोल अचीव होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद हम एक नया गोल, एक नया अचीवमेंट बनाते हैं जिसको हम प्रोसेस के थ्रू फॉलो करते हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, थिंकिंग रिक्वायर्ड होती हैं। प्लानिंग परवेजिव है, हर लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लो हो, हर लेवल पे हम प्लानिंग को करते हैं। फिर प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है, मतलब कि एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट होती है जहाँ पे हम भविष्य में क्या करना और कैसे करना ये सारी को डिसाइड करते हैं। बात करें प्लानिंग के लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज की, तो ये एक तरीके का रिजिडिटी देता है। अब मैं तुमको बोलूँ कि सिर्फ तुम्हारे सामने यही एक रास्ता है, तो डायनामिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, ये रास्ता में भी काम ना करे, तो जिसके वजह से एक रिजिडिटी आ जाती है एक्शन में, चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अगेन, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर एक डायनामिक इन्वायरमेंट आ जाता है जिसके वजह से हम उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन अपना तैयार कर चुके हैं, जिसके वजह से फास्ट चेंजेस में फेल हो सकती है प्लानिंग। क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, रिजिडिटी जहाँ वहाँ क्रिएटिविटी कम हो जाती है। फिक्स प्लान होता है जो लोगों के इनोवेशन को रोक देता है। ह्यूज कॉस्ट होता है क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स, सर्वे, रिसर्च, ये सारी चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से बहुत पैसा गिरता है इस पर। टाइम कंज्यूमिंग, प्लान बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, अगेन क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट है और पूरा भविष्य इस पर टिका हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, तो थोड़ा टाइम और कॉस्ट दोनों लगता है। डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ, कभी भी प्लानिंग गारंटी सक्सेस नहीं देता कि 100% आपका ये जो काम है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तीसरा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, चौथा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, पांचवा है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, छठवां है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड लास्ट है फॉलो अप द एक्शन। अब एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड्स में पूछता है, इसलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप्स बोलता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का सबसे पहला प्राइमरी काम यही है कि आप गोल तय करिए कि आपको करना क्या है, क्या अचीव करना है। ठीक है, कंपनी अपने गोल्स को फिक्स करती है। जैसे एग्जांपल, फ्लिपकार्ट को डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट ईयर सेल कितना करेगा, 20%। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस आता है सेकंड, जहाँ पे हम अजम्पशन रखते हैं कि अगर हमको ये 20% बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अजम्पशन कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को। ये स्टेप पूरा फ्यूचर की सिचुएशन कंज्यूम करता है। बिजनेस गेस करता है कि आगे क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मार्केट ग्रो करेगी, कंपटीशन बढ़ेगी, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, ये सारे अजम्पशन हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो,
किसी भी गोल को, किसी भी चीज़ को अचीव करने के कई सारे रास्ते होते हैं। कंपनी सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव को लिस्ट करता है। जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमको सेल्स बढ़ाना है तो डिस्काउंट दे दो, मार्केटिंग बढ़ा दो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका है हमारे पास। तो कंपनी क्या करती है, इन सभी तरीकों को अपने सामने रखती है। फिर क्या करती है, वो इवेलुएट करती है, हर ऑप्शन को एनालिसिस करती है, उसके प्रोज ऑन कॉन्स के बेसिस पे, उसके कॉस्ट के बेसिस पे, उसके रिस्क के बेसिस पे, उसके बेनिफिट्स के बेसिस पे, सब कुछ चीज़ों को चेक किया जाता है कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। जैसे एग्जांपल डिस्काउंट की बात करें तो सेल बढ़ेगी बट प्रॉफिट कम होगा, एड्स बढ़ाओगे तो खर्च बढ़ेगा लेकिन ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़े, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारे आइडियाज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हम उन सभी में से सबसे बेस्ट जो हमको पॉजिटिव इंपैक्ट देता है हम उसको चुनते हैं। एनालिसिस के बाद कंपनी वो ऑप्शन चुनती है जो सबसे बेनिफिशियल होता है। एग्जांपल, कंपनी डिसाइड करती है कि मार्केटिंग और थोड़ा डिस्काउंट लगा के दोनों का मिक्स बना देंगे। तो यही कहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल केसेस में से कुछ चुनते हैं या उनका कॉम्बिनेशन चुन लेते हैं। फिर थर्ड क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ग्राउंड पर लाते हैं, एक्शन में परफॉर्म करते हैं। जैसे मार्केटिंग टीम का कैंपेन स्टार्ट करना, सेल डिस्काउंट रोल आउट करना। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट स्टेप फॉलो अप द एक्शन, यानी कि मॉनिटरिंग करना, प्लान सही चल रहा है जो हमने सोचा था, चेंजेस चाहिए वो चेक करना। ये सारी चीज़ों को, कहीं इशू तो नहीं आया, कहीं करेक्शन तो करना है, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे चेक करूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्लान। बस इसके कीवर्ड्स याद रखना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो चीज़ों को फॉलो करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सपोज कि ये तुम्हारा गोल है, ठीक, और ये तुमको, ये जो सीढ़ी है तुमको यहाँ से ऊपर जाना है। तो इन सीढ़ी का 1 2 3 अगर हम बोलते तो पहला ऑब्जेक्टिव ये, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा गोल अचीव होगा। स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान में फेस कंपटीशन करने के लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी होता है। पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइन होता है। जनरली ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को करने के लिए हम जनरली पॉलिसी लाते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, एक स्पेसिफिक वे होता है किसी भी काम को करने का, वो मेथड होता है। अगर रूल की बात करें तो ये एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है, यानी कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा सकता है, वो रूल होता है। प्रोग्राम क्या होता है, डिटेल प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी और प्रोसीजर का, यानी ये तीन चीज़ मिलके क्या बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं। बजट क्या होता है, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होगा उसको नंबर्स के टर्म में प्लान करना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड क्या पूछ सकता है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, याद रखना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड पूछ सकता है रिलेशन, और केस स्टडी में जनरली प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ज़्यादा पूछते हैं। और स्टेप्स आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्टेप भी याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू। ऑर्गेनाइजिंग को हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि टास्क को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के अनुसार जितने भी टास्क हैं उनको एक्टिविटी करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रुपिंग करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना लोगों के बीच में, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना, जो भी काम आपने असाइन किया है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। तो ये तीन बड़ी एक्टिविटी हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होती है। क्या क्या, ग्रुप, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट और स्मूथ वर्किंग कर सके। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर हम सही आदमी को सही काम देंगे जिसके वजह से काम में हमेशा स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि वो काम वो इंसान बहुत सालों से करता आ रहा है और उसके पास उस चीज़ की एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन दोनों है, जिससे कि ओवरऑल स्पेशलाइजेशन आएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के अंदर एक रिलेशनशिप क्लियर रहेगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना। एडेप्टेशन टू चेंज, न्यू चेंजेस ईजिली अडॉप्ट होंगे। कैसे, अगर हम वो काम उस आदमी को दें जो बहुत सालों से कर रहा है तो वो जनरली नए चेंजेस को सही तरीके से अडेप्ट और उसको कन्वर्ट कर सकता है बिजनेस के पॉसिबल फ्यूचर के लिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो स्मूथ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए हमारा ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल की बात करते हैं तो अगेन अगर हम किसी एक इंसान को ऐसा काम देते हैं और उसको उसी चीज़ में ट्रेन और डेवलप करते हैं तो उसका ग्रोथ और प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
स्टेप्स क्या है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में? तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम क्या है, जो भी टास्क है आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको डिवाइड करिए कि कौन सा इंसान उसको क्या करेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट में उस काम को तोड़ देंगे। यानी कि डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एंड फर्दर। और तो जितने डिपार्टमेंट बनेंगे एक हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बना देंगे कि उस काम को करने वाले सारे इंसान एक छत के नीचे आ जाएं, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे ड्यूटीज़ को कि कौन कौन सा काम करेगा। फिर एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना देंगे कि हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कौन है। ये छोटा सा स्टेप्स है बस ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, चौथा है एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लेते हैं इसको क्योंकि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं इस चैप्टर में, जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं कि फंक्शनल और डिविजनल में मतलब अंतर क्या होता है। बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन कामों के बेसिस पे बांटना होता है तब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स की बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इनको हमने काम के अनुसार डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। जैसे एग्जांपल, मोबाइल कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोबाइल बनाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मोबाइल बजाता है, तो हमने इसको कामों के अनुसार बांट दिया। और जनरली हम यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट जब बनाते हैं तब हम यहाँ पे इसको फंक्शनल को ड्राइव करते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हर काम में स्पेशलाइजेशन आएगा, कॉस्ट कम होगा क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सकता है कोऑर्डिनेशन ना बने, जैसे प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच में ना बने, मार्केटिंग और फाइनेंस के बीच में ना बने, फाइनेंस और एचआर के बीच में ना बने। प्रोडक्ट वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती। अगर हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके वजह से हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने प्रोडक्ट का ध्यान दे, तो वो अदर प्रोडक्ट के मिसयूज़ या फिर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर नहीं कर पाते। इसी रीज़न से हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर, जब ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोडक्ट, रीजन और कस्टमर के बेसिस पे बांट देते हैं। डिवीजन बेसिस पे जैसे प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, कस्टमर वाइज, ठीक है। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी में अलग अलग डिवीज़न होते हैं, जैसे जियो, रिटेल, पेट्रोकेमिकल। हर डिवीज़न में एक मिनी कंपनी होती है जिसके वजह से हम वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे जनरली डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अगेन एडवांटेज क्या है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ईजी हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल और डिविजनल के बीच में क्विक कंपैरिजन देखते हैं। फंक्शनल फंक्शन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे, याद रखना, प्रोडक्ट रीजन के बेसिस पे। एग्जाम टिक में अगर हम बात करें, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर लिखा हो। अगर एग्जाम में केस स्टडी में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर लिखा हो तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर आएगा। अगर प्रोडक्ट, रीजन और डिवीजन की बात करेगा तो वो डिविजनल आएगा, याद रखना। फिर से देख लेते हैं, अगर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ये लिखा हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आएगा, प्रोडक्ट, रीजन और डिवीजन के बारे में बात होगा तो डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा। कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ एक यहाँ पर डिफरेंस मैं दे रहा हूँ, वीडियो रोक के एक बार डिफरेंस क्लियर कर लेना कि यहाँ पे हम फंक्शनल में प्रोडक्ट को बांटते हैं काम के अनुसार, डिविजनल में बांटते हैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, रीजन ए, कस्टमर, ऐसे करके। फिर फंक्शन में प्रोडक्ट ऐसे फंक्शन निकल के आते हैं, एडवांटेज और प्रोडक्ट, ठीक है। वीडियो रोक के एक बार डिफरेंस क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो ऑफिस स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे रिटन रूल्स एंड अथॉरिटी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाइंड होते हैं वहाँ पे, स्टेबल और प्लान्ड होता है, कोई केओस नहीं होता है। इनफॉर्मल की बात करें, देयर इज़ नो रूल्स, पर्सनल रिलेशन के बेस पे होता है, सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए होता है और फ्लेक्सिबल और फास्ट कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी एक डिसएडवांटेज ये भी निकल के आता है कि यहाँ पे र्यूमर्स फैलने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैनेजर अपने काम और अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट पे ट्रांसफर करता है, ये लाइन याद रखना। किस पे ट्रांसफर करता है डेलीगेशन में, सबऑर्डिनेट पे ट्रांसफर करता है,
3 एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, क्या देखते हैं? अथॉरिटी, राइट टू कमांड, किसको क्या कमांड करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसके अंडर काम करेगा, ड्यूटी ऑफ परफॉर्म टास्क। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, कौन किसको आंसर यानी जवाबदेही देगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का, तो मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए, मोटिवेशन और ग्रोथ के लिए, मैनेजमेंट का बर्डन कम करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करता है, अथॉरिटी को टॉप से लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और डेलीगेशन में क्या बात कर रहा था, डेलीगेशन में बात कर रहा था सिर्फ सबऑर्डिनेट की, इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से पढ़ना। डेलीगेशन में सिर्फ सबऑर्डिनेट की बात कर रहा था और डिसेंट्रलाइजेशन में पूरे लेवल की बात कर रहा है, नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन फास्ट मेकिंग हो जाती है, मैनेजरल डेवलपमेंट हो जाता है, इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन होता है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है। एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में जनरली टॉप लेवल और डिपार्टमेंट के बीच में होता है, मैनेजर और सबऑर्डिनेट यानी इंडिविजुअल के बीच होता है। स्कोप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है। डेलीगेशन में इंडिविजुअल लेवल पे होता है। फोकस स्ट्रेटेजिक डिसीजन, डेलीगेशन में टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे। कंट्रोल की बात करें तो ऑटोनोमी और इंडिपेंडेंस होते हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए, यहाँ पे सुपीरियर का गाइडेंस और सुपरविजन मिलता है। क्लियर है, ठीक है। अगर एग्जाम अप्रोच से बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का लिंक प्लानिंग और डायरेक्टिंग के बीच में, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है, ये याद रखना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना। और अगेन मेरी इंपॉर्टेंट सजेशन यही रहेगी कि स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना, जो फंक्शनल हम लोग ये पढ़े हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब ये होता है राइट पर्सन को चुनना, राइट जॉब के लिए राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में अपॉइंट करना, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है और अप्रेजल शामिल होता है, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं स्टाफिंग को। तो स्टाफिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, प्रमोशन एंड कंपनसेशन करते हैं। ये सारी चीज़ जो इंक्लूड होती है वो स्टाफिंग में होती है। अगर मैन पावर प्लानिंग की बात करें तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम जनरली दो कंपैरिजन से करते हैं। एक होता है वर्कलोड और एक होता है वर्कफोर्स, ठीक है। दोनों को समझना। वर्कलोड ये कहता है कि एक इंसान पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है काम करने को, और वर्कफोर्स ये कहता है कि एक अकेला इंसान कितने यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है क्या ये इफेक्टिव है, ऐसा तो नहीं है, ये वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद हमको एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन की पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहला क्या है, बेटर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को सही पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे पुट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विथ उनके ट्रेनिंग के साथ, उनके डेवलपमेंट के साथ, उनका बेस्ट और बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। फिर हायर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, एक ह्यूमन को अगर तुम ट्रेन करोगे तो वो अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ट्रेनिंग होने के बाद देगा, डेवलपमेंट होने के बाद देगा। तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का अगर तुम हायर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो आपको स्टाफिंग करना पड़ेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम क्या साथ ही साथ एडेप्टेशन टू चेंज यानी टेक्नोलॉजी और कंपटीशन में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस भी स्पेशलाइजेशन में किसी भी पर्सन को तुम ट्रेन करोगे तो वो उस इन्वायरमेंट के लिए साथ ढल जाएगा। सिक्स्थ क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है, मैन पावर प्लानिंग, फिर रिक्रूटमेंट, जहाँ पे मैन पावर प्लानिंग में हम वर्कफोर्स और वर्कलोड को देखते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं जिसमें हम देखते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल। इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफ़र, आगे पढ़ेंगे अभी हम। फिर आता है सिलेक्शन, फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। मैन पावर प्लानिंग की बात करते हैं। क्या कह रहा है, मतलब फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस टाइप के चाहिए और कब चाहिए, ये हम मैन पावर प्लानिंग में करते हैं, जो कि हम वर्कलोड वर्सेस वर्कफोर्स को कंपैरिजन करके बताते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है? राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय चुनना और राइट स्किल के साथ चुनना। रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल कैंडिडेट को जॉब के लिए चुनना। ठीक है, हम इंड्यूस करते हैं लोगों को कि वो आएँ और जॉब के लिए अप्लाई करें। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, याद रखना। और पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लोग जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं किसी एक जॉब के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक होता है हमारे लिए इंटरनल सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और ये एक्सटर्नल सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। इसमें हम देखते हैं प्रमोशन और ट्रांसफ़र। प्रमोशन का मतलब क्या है? हर चीज़ में इंक्रीमेंट होना, तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट होना, तुम्हारे पोजीशन में इंक्रीमेंट होना, प्रेस्टीज और गुडविल में भी इंप्रूव होना। ट्रांसफ़र एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है, प्रमोशन एक वर्टिकल प्रोसेस होता है, और ट्रांसफ़र एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सेम डिपार्टमेंट में तुमको जॉब पोजीशन चेंज कर दिया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, एडवर्टीजमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? राइट कैंडिडेट को चूज़ करना। देखो, अब रिक्रूटमेंट में हमने एक पूल क्रिएट किया था, इस पूल में से अब हमको राइट पर्सन चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस था, यहाँ पे सब आ रहा था, लेकिन इसमें से अब हम फिल्टर आउट करेंगे तो ये बन जाता है एक नेगेटिव प्रोसेस। इसलिए हम बोलते हैं कि सिलेक्शन जो होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है जिसमें कि रिजेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ भी चुका है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है आपका और सारी जानकारी आपके लिए जाती है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रेफरेंस चेक, फिर जॉब ऑफर, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा जहाँ पे तुम्हारे बेसिक शॉर्टिंग होगी, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिमूव कर दिया जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कैंडिडेट अपने पर्सनल एकेडमिक और एक्सपीरियंस डिटेल को सबमिट करता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा जहाँ पे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट, आपके पर्सनालिटी और स्किल टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा जहाँ पे पैनल बैठा रहेगा, कम्युनिकेशन होगा, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, सस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को जज किया जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी आपकी, प्रीवियस रेफरेंस देखा जाएगा रेफरेंस चेक में, जॉब ऑफर देखा जाएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट को कौन ऑफिशियल जॉब दिया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा जहाँ पे आपके रूल्स, सैलरी, ड्यूटी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सभी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय के स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करना ताकि वो जॉब में बेटर परफॉर्म करे, तभी तो वो स्पेशलाइजेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे हमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक मिनट, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेनिंग की नीड क्यों है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए, मोराल इंक्रीज करने के लिए, एक्सीडेंटेज और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेनिंग होते हैं। तो जनरली दो टाइप के ट्रेनिंग होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो जॉब पे होके करते हैं हम ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब जो जॉब पे ना होके करते हैं ट्रेनिंग, जिसमें तीन आता है, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, इंटर्नशिप। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, वेस्टिबल। समझते हैं जरा। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? लर्न वाइल वर्किंग विद अ सीनियर, एक सीनियर होता है जो आपको वो काम सिखाता है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग, सुपरवाइजर प्रोवाइड रेगुलर गाइडेंस। इंटर्नशिप में टेम्परेरी वर्क कराते हैं आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं। और अप्रेंटिसशिप में वही लर्न वाइल वर्किंग विद सीनियर। फिर बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। अगर लेक्चर्स की बात करते हैं तो टीचर एक्सप्लेन करता है थ्योरी को क्लास में। कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? सेपरेट ट्रेनिंग रूम बना दिया जाता है जहाँ पे मशीन और जितने भी स्टफ़ रहेंगे वहाँ पे वो नॉर्मल नेचुरल चीज़ों की तरह रहेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरह रहेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जहाँ पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिक इवेल्युएशन किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, सैलरी इंक्रीमेंट किया जाता है, ट्रेनिंग जिस उसको चाहिए या नहीं चाहिए ये डिसाइड किया जाता है, और साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता है उसको। फिर बात करते हैं कंपनसेशन की, एम्प्लॉय को दी जाने वाली टोटल रिवॉर्ड। इसमें वेज एंड सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, अलाउंस, फ्रिज बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है लोगों को गाइड करना, लीड करना, मोटिवेट करना और कम्युनिकेट करके ले चलना उनको। ठीक है, जो कि एक लीडर, एक मैनेजर का काम होता है।
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना यानी प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना। अब तक जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग किए तो यहाँ पे हमने सारे रिसोर्सेज और सारे डायरेक्शन को फिक्स किया। अब हम एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे जो कि डायरेक्टिंग में होता है, जहाँ पे हम लोगों को गाइड करेंगे, लीड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। फीचर समझते हैं डायरेक्टिंग की। सबसे पहला इनिशिएट एक्शन। ये एक इकलौता ऐसा स्टार्टिंग एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि काम को स्टार्ट होते हुए दिखाता है। ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जहाँ पे वर्क पूरे ईयर होता है, परवेजिव है, हर लेवल पे होता है, ह्यूमन ओरिएंटेड है, लोगों के थ्रू वर्क होता है क्योंकि डायरेक्टिंग में ही हम लोगों को लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। डाउनवर्ड फ्लो होता है यानी ऑर्डर ऊपर से आते हैं और नीचे तक जाते हैं यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात करें तो इसमें 4 तरह के एलिमेंट आते हैं यानी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन की बात करें तो काम मॉनिटर करना, मोटिवेशन की बात करें तो लोगों को पुश देना कि वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज़ कर सकें। लीडरशिप का मतलब है इंस्पायर करना, कम्युनिकेशन का मतलब है मैसेज को क्लियर देना। एक एक समझ के सारे हम एलिमेंट्स को समझते हैं। सुपरविजन की बात करते हैं तो सुपरविजन का मतलब ये होता है एक इंसान वर्क को क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि उसकी ग्रुप क्या काम कर रही है। नेक्स्ट, मिस्टेक करेक्ट करवाता है, वर्कर्स को डेली गाइडेंस देता है और लिंक करता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, पूरी तरीके से हम एक तरीके से गाइड करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉय के अंदर काम करने की इच्छा को जगाना जिससे कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सके, जिसमें 2 तरह के मोटिवेटर्स आते हैं। मोटिवेटर्स का मतलब ये होता है कि जिस वजह से कोई अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकता है, जिसमें 2 तरह के मोटिवेटर्स आते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल की बात करें तो सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग। नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो रिकग्नाइजेशन एंड प्रेज, स्टेटस, प्रमोशन और बेटर वर्क इन्वायरमेंट। ये सारे प्रोवाइड करने के बाद हम किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं। इसी पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की, जिसमें हम 5 तरह के नीड को देखते हैं जिसके वजह से कोई भी ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो मोटिवेट होता है। जिसमें सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड आता है जिसमें हमारी सैलरी बेसिक नीड आती है। दूसरा सेफ्टी आता है जिसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ फिजिकल सिक्योरिटी। सोशल आता है फ्रेंडशिप और बिलोंगिंगनेस। स्टीम आता है रिस्पेक्ट और स्टेटस। और नेक्स्ट लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि ग्रोथ और क्रिएटिविटी। जब हम लोअर नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो हम नेक्स्ट नीड की ओर बढ़ते हैं। ये एक पिरामिड बेस्ड नीड होता है जिसमें सबसे पहला हमारा आता है, तुम्हारा नीड्स पूरी होती है जिसमें हमारा सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड जिसमें भूख, पानी, आराम। सेफ्टी नीड में सुरक्षा और जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस में प्यार, दोस्ती और अपनापन। स्टीम नीड में समन और सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में तुम्हारा पोटेंशियल पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट है लीडरशिप। मोटिवेशन के बाद हम देखते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करके गोल को अचीव करवाना। 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है बॉस डिसाइड करता है एवरीथिंग, इसको कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एम्प्लॉय की ओपिनियन ली जाती है काम करने के लिए। लेजिस्फेयर का मतलब होता है फुल फ्रीडम एम्प्लॉय को दी जाती है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग को ले सकें। वहीं अगर बात करें एक गुड लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए तो उसका क्लियर विजन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, मोटिवेशन देने की एबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए और इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में। ये होती है गुड क्वालिटी की एक लीडरशिप। के बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में जब हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडर से रिसीवर तक क्लियर मैसेज ट्रांसफर करना, जिसमें फॉर्मल टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ऑफिशियल को हम फॉर्मल कहते हैं, अनऑफिशियल को इनफॉर्मल कहते हैं, जिसमें ग्रेप वाइन और फास्ट कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे होता है। अब इसी में कुछ बात करें बैरियर्स की यानी रुकावट की, तो कुछ बैरियर्स होते हैं जैसे पहला सिमेंटिक बैरियर जिसका मतलब होता है कन्फ्यूजन वगैरह। साइकोलॉजिकल बैरियर जिसमें होता है मूड और एटीट्यूड। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें होता है हायरार्की बैरियर। पर्सनल बैरियर जिसमें बैकग्राउंड और एजुकेशन होता है या प्री अजम्पशंस होते हैं। फिर
इंपॉर्टेंस समझते हैं डायरेक्टिंग की, जिसमें इसका मतलब होता है डायरेक्टिंग की वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, मोराल बूस्ट होता है, प्लान एक्शन को कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्टली जो हमने डिसाइड किया था। दो डिफरेंस समझते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो अप्रोच रहेंगे वो प्रोफेशनल रहेंगे, जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो ऑफिशियल रहेंगे, प्रॉपर ग्रामर और एटिक्विटी रहेगा, ईमेल रिपोर्ट्स मीटिंग रहेंगे। इनफॉर्मल में कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, स्लैंग शॉर्ट टर्म्स होते हैं, फ्रेंडली टोन होता है, चैट मैसेज कॉल वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर्मल का प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड वे होता है, रेगुलेटेड होता है, ये कैजुअल और पर्सनल होता है जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एक और डिफरेंस की बात करेंगे जो कि सुपरविजन और लीडरशिप है, जिसमें सुपरविजन का मतलब होता है टास्क को मैनेजमेंट करना, मॉनिटर इवेल्युएशन करना, इन्फोर्सिंग रूल्स करना, फोकस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी करना। लीडरशिप का मतलब है इंस्पायर और मोटिवेट करना, गाइड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना और ग्रोथ पे फोकस्ड करना, ठीक है। सुपरविजन की मेन डिफरेंस की बात करें तो अथॉरिटी एंड कंट्रोल लेवल पे काम करता है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है। लीडरशिप की बात करें तो इन्फ्लुएंस एंड एम्पावरमेंट देखता है और लॉन्ग टर्म विजन देखता है, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे डायरेक्टिंग सेक्टर में। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, ध्यान से देखना। कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक मिनट, कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, उसको प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है और डेविएशन को करेक्ट करता है। बस यही काम है कंट्रोलिंग का। यानी इजी लैंग्वेज में बोलें तो अगर मान लो कि हमने एक गोल डिसाइड किया था, ठीक है, और उस गोल से हम काम करते करते यहाँ पे पहुँचे, तो इनके और इनके बीच में जो कंपैरिजन को फाइंड करता है वो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। यही प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करता है, ठीक है, और उसको करेक्ट करता है। यानी हम कहें तो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना और डेविएशन निकालना और उसके बाद उसको करेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब हम जनरली कंट्रोलिंग को टारगेट्स अचीव करवाने के लिए करते हैं। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हमेशा चलता रहता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं, कुछ डेविएशन आएगा, फिर उसको करेक्ट करेंगे और फिर से प्लानिंग करेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। परवेजिव की बात करें तो सब मैनेजर्स इसको फॉलो करते हैं हर लेवल पे। फॉरवर्ड लुकिंग की बात करते हैं तो फ्यूचर मिस्टेक को अवॉइड करता है, अजम्पशन के साथ कि फ्यूचर में दोबारा से ये गलतियां ना हो। एक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो डेविएशन को जब हम करेक्ट करते हैं तो उसको हम एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो इंश्योर एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हम स्टार्टिंग प्लानिंग से किए थे और हमने जो डिसाइड किया था कि हमारा जो डायरेक्शन होगा वो सही है या नहीं है, इसकी गारंटी कौन लेगा, कंट्रोलिंग लेगा। एरर्स और वेस्टेज को कम करना, इफ़िशियंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करना और गोल्स अचीव करने में हेल्प करना, और कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन से मिलाकर जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये कोऑर्डिनेशन वे में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को करना, ये भी एक तरीके से इनको बैकवर्ड बनाना, इनको एक सपोर्टिव सिस्टम बनाना, ये कंट्रोलिंग का काम करता है, दैट इज पोस्ट सी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, दैट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। पहला है सेट स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें जाना कहाँ है, तो स्टैंडर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, स्मार्टली अप्रोच होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट, ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम टारगेट को सेट करते वक्त। तो सपोज हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारा स्टैंडर्ड है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, और जब हम चलें तो हम यहाँ तक पहुँचें, ठीक है। काम कितना हुआ, रियल आउटपुट क्या निकल के आया, तो ये दैट इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल आउटपुट निकल के आ जाता है, जिसके वजह से रियल और स्टैंडर्ड के बीच में डेविएशन निकल के आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेविएशन। फिर कंपेयर करता है एक्चुअल स्टैंडर्ड को, मैच किया जाता है और डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन और एनालाइज करते हैं रीज़न को कि डिफरेंस क्यों आया, किस वजह से डिफरेंस आया, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, चेंज करते हैं टारगेट को और एरर को फिक्स करते हैं। समझ में आया? यानी पहले हमने स्टैंडर्ड को सेट किया, फिर उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र किया, फिर दोनों को कंपेयर किया, फिर डेविएशन और उसके रीज़न निकाले, फिर उसके लिए करेक्ट एक्शन लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की।
स्टैंडर्ड दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको हम क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज टाइम, कॉस्ट, आउटपुट। और क्वालिटेटिव जैसे कि क्वालिटी लेवल, बिहेवियर और सेटिस्फेक्शन। बेस्ट स्टैंडर्ड क्लियर होता है, मेजरेबल होता है और रियलिस्टिक होता है, यानी कि उसको अचीव किया जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि हर एक दिन में मैं 10,000 पन्ने लिख लूँगा, दैट इज़ नॉट अचीवेबल, इम्पॉसिबल है वो। हर एक दिन में 5 पन्ने लिख लूँगा, ये अचीवेबल है। तो स्टैंडर्ड हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेविएशन की बात करते हैं। तो डेविएशन का मतलब प्लान आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच का डिफरेंस। स्मॉल डेविएशन एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन लार्ज डेविएशन को हम एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेते हैं। फिर कुछ टर्म्स हैं जैसे क्रिटिकल पॉइंट व्यू, जिसको हम सीपीसी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? सिर्फ उनकी एरियाज पे फोकस करना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, एरर से पूरे रिजल्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़े। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में अगर मशीन ख़राब हो गया तो पूरी प्रोडक्शन रुक जाती है, बट मशीन को अगर सही कर दिए तो पूरी प्रोडक्शन फिर से फ्लो होने लगती है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट डाला, दैट इज सीपीसी, यानी क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैनेजमेंट यानी एमबी, मैनेजर सिर्फ मेजर डेविएशन हैंडल करेगा, बाकी कुछ नहीं। मतलब कि एक इंसान को आप उतना ही काम दीजिए जितना वो हैंडल कर सके। माइनर डेविएशन लोअर लेवल पे छोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि टाइम और इफर्ट और फोकस, ये तीनों चीज़ें हमारे सेव होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है। तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, एम्प्लॉय फील प्रेशर करते हैं, ठीक है। नॉट इफेक्टिव नॉन मेजरेबल एरियाज, जहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमी, गवर्नमेंट रूल्स, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रोलिंग वर्सेस प्लानिंग में क्या अंतर है। तो कंट्रोलिंग की बात करें तो बैकवर्ड लुकिंग होता है, इंश्योर करता है प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही एक्शन लेता है, और लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग की बात करें तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ये फ्यूचर डिसाइड करता है, ये पास्ट रिजल्ट देखता है, ये गोल और स्टैंडर्ड सेट करता है, ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कंट्रोलिंग से। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई सजेशन होगा तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है आखिर में, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्स का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, ठीक है। समझे बात को? यानी कि बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी कि जहाँ से फंड आता है हमारा, उसका प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना, जो कि हम ऑलरेडी मैनेजमेंट में एक्शन ओरिएंटेड काम के लिए किए हैं, बट अब यहाँ पे किसके लिए करेंगे? फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए करेंगे। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो राइट अमाउंट ऑफ मनी ऑर्गेनाइजेशन में राइट टाइम के लिए, और राइट यूज़, क्या उसका यूज़ होगा। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास सही पैसा हो, सही जगह से हो और वेस्ट ना हो। क्लियर है बात को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करना। यानी एज अ इन्वेस्टर जो पैसा तुमने लगाया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पैसा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का मतलब क्या है? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टर को डिविडेंड भी रिसीव्ड हो और उनके मार्केट वैल्यू शेयर्स की बढ़े। लॉन्ग टर्म अप्रोच रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसिडर करता है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता है, वैल्यू क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव होता है। यानी अगर हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देंगे तो हम वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिविडेंड रिसीव करना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को इंक्रीज करना, रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसिडर करना। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इंश्योर एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ऑर्गेनाइजेशन में राइट अमाउंट ऑफ फंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंश्योर करने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। फंड को प्रॉपर यूज़ करना जिससे कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ग्रोथ और एक्सपेंशन में ध्यान देना, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करना, गुडविल ऑफ द बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस का बेस होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे तरफ कुल 3 तरह के डिसीजन आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो ये डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जैसे एग्जांपल, मशीनरी में या बिल्डिंग पे या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे या फिर टेक्नोलॉजी पे, ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि ये रिटर्न नहीं होता। एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो हम उसको दोबारा से उसी कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। एक गलत डिसीजन लॉस करवा सकता है, सही डिसीजन ग्रोथ करवा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। याद रखना, प्रोजेक्ट फ्यूचर में कितना कैश जनरेट करेगा ये इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। यानी कि अब हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम वहाँ से रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वहाँ से कितना पैसा बना लेंगे। सपोज 10% रेट ऑफ रिटर्न हम 1 लाख पे सपोज करते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारा ये है। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसी में आ जाता है रेट ऑफ रिटर्न, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क होगा तो इन्वेस्टमेंट कब प्रेफर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा केयरफुल एनालिसिस जरूरी होती है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को बनवाने में, तो आप उसके बारे में 10 बार सोचेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है हमें। फिर बात करते हैं सेकेंड डिसीजन की, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें ये डिसाइड करता है कि सोर्स क्या होगा, ठीक है। तो जनरली हम सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 सोर्स निकल के आते हैं, एक ओनर फंड और एक बोरोवर फंड, ठीक है। ओनर फंड में तुम्हारा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बोरोवर फंड में तुम्हारा डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कमर्शियल्स बैंक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम अगर फंड रेस कर रहे हो, चाहे वो ओनर हो चाहे बोरोवर हो, तो वो कितना और किस अमाउंट में और कहाँ से यूज़ करोगे, ठीक है। ये डिसाइड करता है फाइनेंसिंग डिसीजन में पैसा का सोर्स क्या होगा। जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉस्ट को कम करें, बैलेंस करें रिस्क को और मेंटेन करें कंट्रोल को, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जो भी सोर्स ऑफ फंड हम यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है रेस करने में, जिसका इंटरेस्ट या डिविडेंड कॉस्ट कम हो वो सोर्स प्रीफर किया जाता है। अगर रिस्क की बात करें, ज़्यादा डेप्थ लेने से फिक्स इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है, जिसकी वजह से हम डेप्थ ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। थर्ड, कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी डेप्थ इजीली रीपे कर सकती है। सपोज कि मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा हमारे पास केप्ट रखा है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें से आराम से इंटरेस्ट निकाल के दे सकता हूँ तो हाँ, मैं डेप्थ ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर मैं कैश फ्लो जुटा के रखा हूँ अपने पास, मेरे पास वो पैसा है कि मैं इतना पैसा रखा हूँ कि मैं डेप्थ का इंटरेस्ट दे सकता हूँ आसानी से। तो एक कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह के फंड को किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं या रेस करना चाह रहे हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन की बात करते हैं। इक्विटी इशू करने से ओनरशिप बढ़ता है या डाइल्यूट होता है या कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये भी हम ध्यान में रखते हैं। मार्केट कंडीशन की बात करते हैं। फेवरेबल मार्केट में इशू ऑफ शेयर आसान होता है, क्योंकि फेवरेबल मार्केट कंडीशन में, जैसे कि अगर हम बूम पीरियड की बात करें, जिस कंडीशन में इन्वेस्टर्स इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, तो उस कंडीशन में आप आराम से इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। थर्ड डिसीजन डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और कभी कभी तो नहीं भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं आगे कि फ्यूचर में उस पैसे का यूज़ कर लेंगे, इसी डिविडेंड को हम बचा के रख लेते हैं एज अ रिटेन अर्निंग, जिसको कि प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। याद रखना, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन क्या आते हैं? डिविडेंड पे करें, प्रॉफिट को रिटेन करें, बैलेंस जरूरी होता है, शेयर होल्डर सेटिस्फाइज होते हैं इस चीज़ से, कंपनी की ग्रोथ भी हो सकती है। समझे? अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। अर्निंग ऑफ द कंपनी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक स्टेबल इनकम वाली कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे सकती है, अनस्टेबल है तो नहीं दे सकती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक्सपेंशन प्लान होने पर हम प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं, डिविडेंड में नहीं बांटते, अभी मैंने बताया। कैश फ्लो अपोजिशन की बात करते हैं,
अवेबिलिटी है अगर डिविडेंड के लिए, पैसा देने के लिए, तो ये थोड़ा अफेक्ट करता है कि अगर है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स की इनकम एक्सपेक्टेशन डिविडेंड को इन्फ्लुएंस करती है। वो सोचते हैं कि मुझे एज अ डिविडेंड या कुछ भी मिलेगा, तो वो एक एक्सपेक्टेशन भी होता है शेयर होल्डर्स का, तो उनको भी फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स को एडवांस प्लानिंग करना, जैसे कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, कितना अरेंज करना है, कहाँ से अरेंज करना है, कितना अरेंज करना है, ठीक। इंपॉर्टेंस बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। एडवोकेट फंड्स अवेलेबिलिटी, शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड्स होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। शॉर्टेज एंड सरप्लस की बात करें तो एक हम प्रोपोर्शन लेके चलते हैं कि ना हमें ज़्यादा फंड हो ना हमें कम फंड हो, एक बैलेंस हम फंड का लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि डेप्थ और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, यानी कि हम कितना इक्विटी यूज कर रहे हैं डेप्थ पे या फिर कितना पैसा यूज कर रहे हैं डेप्थ प्लस इक्विटी पे, ठीक है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल मिनिमम हो, बैलेंस्ड हो और मेंटेन्ड हो, ठीक है। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी ज़्यादा डेप्ट अफोर्ड कर सकती है। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हम हो सकता है कि डेप्थ और इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास कैश फ्लो अच्छा है तो हम इंटरेस्ट पेमेंट अच्छे से दे सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी को शो करता है कि हम अगर जो डिबेंचर ले रहे हैं, हमारा रिवेन्यू बचने के बाद हम कितना पैसा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, उसके बाद हमारा जो मैक्सिमम रिवेन्यू है वो कितना बच रहा है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करते हैं। लोन और इंटरेस्ट रिपे करने की एबिलिटी बताता है कि हमारी लोन और इंटरेस्ट रिपे करने की कितनी एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल के लिए इक्विटी कम इशू किया जाता है। कॉस्ट ऑफ डेप्थ की बात करते हैं। सस्ता डेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, मतलब हम जितना भी सस्ता हो, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डिबेंचर हो, जो भी सोर्स ऑफ फंड यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो सस्ता डेप्थ यानी कि जहाँ पे इंटरेस्ट कम होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। मार्केट कंडीशन की बात करें तो बुल मार्केट में इक्विटी और रिसेशन में हम डेप्थ प्रीफर करते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल मार्केट में हम इक्विटी को प्रीफर करते हैं और रिसेशन में हम डेप्थ को प्रीफर करते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सस्ता इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो तो डेप्थ तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में। फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल वो पैसा है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। अब ऑर्गेनाइजेशन में इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तुम्हारा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जनरली ज़्यादा फिक्स कैपिटल यूज़ किया जाता है, अगर वहीं लेबोरियस हो तो कम यूज़ किया जाता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो लार्ज है तो ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी में ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा पैसे ज़रूरत पड़ेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव है यानी मशीन वगैरह का यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो, फिक्स कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव की बात कर रहे हो, लीजिंग अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल कम लगता है, ताकि हम वो रेंट वगैरह पे करके लेके काम, रॉयल्टी वगैरह देके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल वो फंड है जो डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हम डे टू डे फंड यूज़ करते हैं, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी या इधर उधर का खर्चा, उसे हम वर्किंग कैपिटल के अंदर लाते हैं। अब इसमें भी लास्ट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस में अगर बात करें, वहाँ मशीनरी कैपिटल इंटेंसिव था तो हम फिक्स कैपिटल यूज़ कर रहे थे। ट्रेडिंग फर्म है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। बिजनेस साइकिल की बात करें, बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्रेडिट पॉलिसी की बात करें, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, यानी कि आप उधार दे देते हैं लोगों को लिबरल तरीके से, स्ट्रिक्टली नहीं उनसे लेते हैं कि 1-2 दिन में वो पैसा वापस ले लें, 6-6 महीने या 4-4 महीने के बाद पैसा लेते हैं, तो वो फंड जो उसके बीच में गैप होगा उसको वर्किंग कैपिटल फिल करता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहता है अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करें,
इफिशिएंट ऑपरेशन से वर्किंग कैपिटल कम लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करें, अगर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है तो इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है, जिससे कि वर्किंग कैपिटल भी कम लगता है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हमने वन शॉट में किया। याद रखना कि जो भी फैक्टर्स हैं इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स ओरिएंटेड और सीयूटी ओरिएंटेड। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, बायर और सेलर्स के बीच डील होती हैं इन चीज़ों को लेके। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो पैसे लेने वाले और पैसे देने वाले, इन दोनों लोग को कनेक्ट करना, वो उस तरह के मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम समझे तो? इनके फंक्शन क्या है? सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, फंड्स की मोबिलिटी प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, प्राइस डिस्कवरी हेल्प करना कि शेयर के प्राइसेस कितने होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। यूँ कहें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है। फिर बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, जहाँ पे दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट हमको देखने को मिलते हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। समझते हैं। मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पे जनरली शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं वो डील होते हैं, जिनका वैल्यू 1 ईयर से कम होता है। इसमें डील होता है हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क और शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड के फंड्स। फिर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? जैसे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये। कमर्शियल पेपर, लार्ज कंपनी शॉर्ट टर्म फंड के लिए इशू करती है। कॉल मनी, एक दिन से फ्यू डेज के लिए लोन होता है ये। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक्स के द्वारा इशू किया गया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मार्केट, जहाँ पे फंड्स की वैल्यू 1 ईयर से ज़्यादा होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट होता है हायर रिटर्न वाली, हायर रिस्क वाली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, जो कि दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ आते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में जाती है, पैसा डायरेक्टली कंपनी को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं मेथड प्राइमरी मार्केट में जाने का। पब्लिक इशू, जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर देना। ऑफर फॉर सेल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने शेयर पब्लिक को बेचते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को इशू कर दिया जाता है। राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले शेयर लेने का राइट मिलता है, यानी अगर हम दोबारा से कोई शेयर लॉन्च कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो राइट होता है कि वो शेयर पहले ले सके, दैट इज राइट इशू। EIPO यानी इंटरनेट के थ्रू शेयर इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पब्लिक इशू पब्लिक के लिए, ऑफर फॉर सेल शेयर होल्डर्स को, प्राइवेट प्लेसमेंट सेलेक्टेड इन्वेस्टर को, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और EIPO इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। तो वो मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो पहले ट्रेड हो चुकी है उनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, इन्वेस्टर्स एक दूसरे को बेचते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजेक्शन होता है। एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहाँ पे शेयर डिबेंचर का ट्रेडिंग होता है, जैसे एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? ये कंटिन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी को इंश्योर करता है, कितनी जल्दी लिक्विडिटी में कैश में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर प्राइस डिस्कवरी करता है कि प्राइस डिस्कवरी कैसे करता है? डिमांड और सप्लाई के थ्रू, डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस डिस्कवरी होता है। सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स के बीच में और ब्रोकर्स के बीच में। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर, कैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा जो कि सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अंदर डीमेट अकाउंट खोलेंगे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखने के लिए। ऑर्डर प्लेस करेंगे बाय या सेल ऑर्डर करने के लिए। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कंप्लीट होता है। सेटलमेंट, पेमेंट और शेयर का ट्रांसफर होता है। आप पेमेंट करेंगे, आपको शेयर मिल जाएगा। कैसे? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमेट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और सेटलमेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम की। तो शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के सिस्टम मेनली हमारे पास दो होते हैं, एनएसडीएल और सीडीसीएल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेबी का मीनिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। स्टेबलाइज होता है 1992 में, कहाँ पे? मुंबई में, याद रखना। आगे चलते हैं। सेबी की ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करना और मार्केट को रेगुलेट करना, यानी कि किसी भी तरीके का ब्लैक मार्केटिंग ना होना या फिर फ्री ट्रेड नहीं होना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेबी की। प्रोटेक्टिव फंक्शन, इन्वेस्टर को फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना। रेगुलेटरी फंक्शन की बात करें, रूल्स बनाता है और उनको इन्फोर्स करता है। डेवलपमेंट फंक्शन की बात करें तो कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सेबी द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर है? आई होप लेक्चर पसंद आया होगा आपको। बहुत ही शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश की इसको, वन शॉट टाइप। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केटिंग क्या होती है और उसके मेन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई की जाती है, हम लोग उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन, उनके लिए प्राइस फिक्स और प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में डिफाइन होती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें हम तो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, दैट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स की बात करें तो हमेशा मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले कस्टमर के बारे में सोची जाती है, फिर नीड्स एंड वांट्स को फोकस करता है कस्टमर के। एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस और मनी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है कस्टमर से। प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन अचीव करना होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं मार्केटिंग के। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है मार्केटिंग एक्टिविटी को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके मार्केटिंग के एक्टिविटीज़ में। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। कस्टमर नीड सबसे पहले, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को की माना जाता है सक्सेस के लिए। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे फोकस, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर ही राजा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक 4P कॉम्बिनेशन होता है जो यूज़ करती है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और उस 4P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन ये आता है। ये याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर। फिर बात करते हैं हर एक मिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करता है। वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकता है, वो आइडियाज़ भी हो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में इसके एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की। प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को डिसाइड करता है कि किस तरह का स्टैंडर्ड है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन, अट्रैक्टिव डिज़ाइन कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। ब्रांड नेम, ब्रांड प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफाई करता है जिससे कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट में से चुन सकें। पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन और प्रमोशन का दोनों का काम करता है पैकेजिंग। लेबलिंग, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स और इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलते हैं? लेबलिंग। याद रखना कि फीचर्स और इन्फॉर्मेशन कहाँ बताते हैं हम? लेबलिंग में बताते हैं। तो ये था प्रोडक्ट मिक्स। फिर बात करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट के बदले पे करता है। प्राइस को हम रेवेन्यू का मेन सोर्स मानते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है। कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हाई डिमांड में प्राइस बढ़ जाती है। कंपटीशन ऑफ द प्रोडक्ट, ज़्यादा कंपटीशन में प्राइस कम रखी जाती है ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कम प्राइसेस में चुन सके। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट प्राइसेस लिमिट फिक्स कर देती है जिसके ऊपर आप बेच नहीं सकते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मार्केट कैप्चर या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव प्राइस डिसाइड करता है कि हम किस तरह के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस की। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए
प्लेस के अंदर आता है। कौन कौन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट रीच करने का मीडियम, जैसे कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, या फिर प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक को प्रॉपर लेवल में मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म देना, उसको परसुएट करना, रिमाइंड कराना प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन मिक्स टूल्स में क्या क्या आते हैं ध्यान देना। एडवर्टीजमेंट, मास कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट करना। सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, डिस्काउंट या ऑफर दे देना। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर से करना। पब्लिक रिलेशन, कंपनी को पॉजिटिव इमेज बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एडवर्टीजमेंट जो मास कम्युनिकेशन करके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव में डिस्काउंट या ऑफर देते हैं। पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर से, और पब्लिक रिलेशन में कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट हम मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर समझ लेते हैं। तो मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर नीड पे फोकस करता है, वहीं सेलिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, सिर्फ सामान बेचना। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखता है, सेलिंग शॉर्ट टर्म सेल देखता है। मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेलिंग प्रोडक्शन के बाद होता है। प्रॉफिट थ्रो सेटिस्फैक्शन इसकी वैल्यू होती है, और इसकी होती है प्रॉफिट थ्रो वॉल्यूम। ठीक है, ये वैल्यू क्रिएशन होता है और ये सेल्स पुश होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखते हैं, यहाँ हमारा टारगेट सेल्स होता है, याद रखना। आगे चलते हैं, मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन जुटाना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करना और ग्रेडिंग करना, मतलब एक स्टैंडर्ड का क्वालिटी, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें फिक्स करना। प्रोडक्ट के पैकेजिंग, प्रोडक्ट की लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ये सब मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग की। तो लेबल प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है, ग्रेडिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट्स करता है, और लॉ द्वारा ये बनाया गया है कि आप लेबल में इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी देता है थ्रू ब्रांड, और वो ब्रांड नाम भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकती है। ब्रांडिंग क्या करता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है, 10 प्रोडक्ट में से आपके एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है। कस्टमर लॉयल्टी शो करता है, ईजी प्रमोशन और बेटर कंट्रोल ओवर प्राइस। अगर आपका ब्रांड है तो आप अपने हिसाब से प्राइसिंग रख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे मार्केटिंग में जो हमने समझाया। ठीक है, याद रखना कि मार्केटिंग में हमारे 4P बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना उसको। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग समझना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, डिफेक्टिव गुड्स से बचाना, डिफिशिएंट सर्विस से बचाना। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कंज्यूमर के राइट और इंटरेस्ट की रक्षा करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स खुद के लिए यूज़ के लिए खरीदता है, खुद के कंजप्शन के लिए खरीदता है, कंसिडरेशन यानी प्राइस पे करता है उस गुड्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करता है किसी भी तरह के सर्विस या गुड्स को, तो हम उसको कहते हैं कंज्यूमर। गुड रीसेल करने के लिए या खरीदने वालों को हम कंज्यूमर कभी नहीं कहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कंज्यूमर के लिए अगर हम बात करें तो अवेयरनेस मिलती है कंज्यूमर को, एक्सप्लॉयटेशन से बचते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड होती है उनको इस राइट के वजह से। बिजनेस की बात करें तो उनका गुडविल इंप्रूव होता है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है किसी बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होती है। सोसाइटी के लिए बात करें तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और हेल्दी कंपटीशन होता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक कंज्यूमर की क्या क्या राइट होती है। तो सबसे पहला राइट होता है कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी, यानी डेंजरस गुड्स और सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने का राइट। राइट टू इन्फॉर्म यानी प्रोडक्ट की प्राइस,
क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपायरी, इन सभी चीज़ों की जानकारी कंज्यूमर को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू चूज़ की बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्ट में चूज़ करना ये भी कंज्यूमर की राइट होती है। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, वो एक कंज्यूमर की राइट होती है कि वो उसको जो पसंद आएगा वो चूज़ कर सकता है। राइट टू बी हियर्ड, हियर्ड का मतलब कंप्लेंट को सुनना या सुनाना होना चाहिए। जो भी कंप्लेंट कंज्यूमर करे, एक सेलर को, एक मैन्युफैक्चरर को उस कंप्लेंट को सुनना चाहिए। राइट टू सीक एड्रेसल, लॉस या इंजरी होने पर कंपनसेशन का राइट भी कंज्यूमर को मिलता है, याद रखना। सीक रिड्रेसल का मतलब कंपनसेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर अवेयरनेस का राइट भी कंज्यूमर को होता है कि एक प्रोडक्ट या फिर कंज्यूमर के राइट या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कंज्यूमर को जानना उसका एक राइट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कंज्यूमर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट का एक इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना, प्रोडक्ट को, लेबल को और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, बिल रखना, ठीक है, लीगल रेमेडीज़ को यूज़ करना और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना किसी भी प्रोडक्ट के प्रति। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं और वेज हैं जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी बिजनेस की तरफ से एक सेल्फ रेगुलेशन। बिजनेस अपनी पॉलिसी इथिकल बनाए रखे, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवाना, कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो जैसे प्रोग्राम करवाना। गवर्नमेंट की बात करें तो लॉज बनाकर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसको रोकता है। कब आया था? 1986। नया एक्ट कब आया? 2019 में। लास्ट बात करते हैं कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी क्या होती है। देखो, अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है और उसको कंपनसेशन नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएगा? तो इसके लिए 3 सिस्टम बनाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो कि 1 करोड़ तक के क्लेम को सुनता है, स्टेट कमीशन जो कि 1 से 10 करोड़ तक के क्लेम को सुनता है, नेशनल कमीशन की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर। और अगर भी तुम्हारी भी यहाँ नहीं सुनवाई हुई तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, 30 दिनों के अंदर। हर एक 30 दिनों के अंदर तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझे बात को? नेक्स्ट बात करते हैं कौन कंप्लेंट कर सकता है। एक कंज्यूमर, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लीगल हायर ऑफ कंज्यूमर यानी वकील। रिलीफ क्या मिल सकता है? डिफेक्टेड आइटम को रिमूव करना, गुड्स को रिप्लेस करना, प्राइस रिफंड करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी चीज़ें गलत तरीके से होती आ रही थी उनका बंद हो जाना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं यानी एनजीओस। एनजीओ कंज्यूमर अवेयरनेस स्प्रेड करती है, एग्जाम्पल कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, कॉमन कस। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंज्यूमर को उनके राइट को बताते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट का क्या रोल है? लॉज बनाना, कंज्यूमर कोर्ट को स्टेबलाइज करना, प्रोग्राम अवेयरनेस चलाना, क्वालिटी स्टैंडर्ड इन्फोर्स करना। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं आईएसआई, एगमार्क और हॉलमार्क क्या होता है। आईएसआई की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्वालिटी मार्क होता है, एगमार्क की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्वालिटी मार्क होता है, हॉलमार्क की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी। याद रखना, हॉलमार्क गोल्ड पे, एगमार्क एग्रीकल्चर पे, आईएसआई इंडस्ट्रियल पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग की बात करते हैं तो इथिकल मार्केटिंग में कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते हो, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी अगर रियल मार्केटिंग करना चाहते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को साथ लेके चलना होगा। तो ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।